दुनिया के टॉप 500 कंपनियां यानी फॉर्च्यून 500 में भारत की कम से कम 50 कंपनियां शामिल हैं। ये कितना संभव है? बता दूं कि अभी भारत की कुल 9 कंपनियां इसमें शामिल हैं। इनमें भी 5 तो सरकारी कंपनियां हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो इस फॉर्च्यून 500 में शामिल है वो 88वें पायदान पर है। दुनिया के टॉप 5 बैंक में भारत का भी एक बैंक शामिल हो, ये कितना संभव है? अभी दुनिया के टॉप 5 बैंक में 4 बैंक तो सिर्फ चीन के हैं और 5वें नंबर पे जो बैंक है उसका नेटवर्थ भारत के सबसे बड़े बैंक से नेटवर्थ से 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। दुनिया के टॉप 5 फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक कंपनी शामिल हो, ये कितना संभव है? आज मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आर्थिक तरक्की का नया लक्ष्य रखा है, नई चुनौती दी है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हम उस चुनौती से निपटते हुए दिख रहे हैं और आगे क्या करने की ज़रूरत है? इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से क्या योगदान करने की ज़रूरत है, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी साहब, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के चेयरमैन शरद कुमार सराफ साहब, केयर एज की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन साहब और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा डी.के. जोशी साहब आपसे। सबसे पहला कि आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, स्पिरिट काफ़ी अच्छा है, नई चुनौती दी है, ये कितना आदर्श दिख रहा है और कितना व्यवहारिक दिख रहा है आपको? नहीं, ये देखिए एस्पिरेशनल है और हमें ये जैसे हम देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं ना 2047 तक, उसी तरह हम जब इकोनॉमी बढ़ेगी आगे तो उसके साथ बिजनेसेस भी बढ़ेंगे। और ये मत भूलिए कि इंडिया इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये इस स्थिति में ये टारगेट्स रखना मेरा ख्याल एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट है, पर आपको टारगेट हमेशा डिफिकल्टी रखना चाहिए ताकि उसके आसपास पहुंच पाए या उसे पार कर पाए। टारगेट हमेशा डिफिकल्ट रखना चाहिए ताकि कम से कम टारगेट ना पूरा करे तो टारगेट के आसपास पहुंच जाए। हमारे साथ टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के चेयरमैन शरद कुमार सराफ साहब जुड़े हुए हैं जो कि इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। सराफ साहब, आप तो इंडस्ट्री के हैं, आपके हिसाब से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? मेरे मन में सबसे पहला ख्याल एक तरह का इंस्पिरेशन का आया। मुझे भी ये एहसास हुआ कि हाँ, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है और कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है और ये अपने विकसित भारत के अंतर्गत इसको अचीव कर सकते हैं। अपने को अगर इसको अचीव करना है, जानना है विकसित भारत के समय से पहले ही, तो कई ठोस कदम इसमें उठाने पड़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहला होता है कि हमारे जो उद्योगपति है उन्हें प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने होंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। हम वर्ल्ड की 50 कंपनियों में नहीं आ सकते खाली अपने देश में माल बेचकर। जब तक हम पूरे दुनिया में माल नहीं बेचेंगे, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तब तक हम वर्ल्ड की 50 कंपनीज़ में नहीं आ सकते। तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, उसके साथ में हमारी मार्केटिंग का बैंडविड्थ बढ़ाना ज़रूरी है और उस बैंडविड्थ में सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रांडिंग का। हमारे कोई भी प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी कोई अच्छे वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बना पाई और उसकी वजह से वो टॉप 50 में नहीं है। नहीं तो वो टॉप 50 में होती। मुझे पूरा उसका ये अनुभव है कि वो ज़रूर से टॉप 50 में आ जाती। तो आप एक उदाहरण के तौर पर अपनी इन्फोसिस और विप्रो, TCS, इनको लीजिए। अभी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों ने प्रोडक्ट बना के, ब्रांड बना के पूरे वर्ल्ड में काबू कर रखा है। हमारी कंपनियां भी मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, नोन कंपनियां हैं अपने लाइन में, लेकिन ये B2C नहीं कर पाई।
ये सी तक नहीं पहुंच पाई। अगर ये सी पर पहुंच जाती, अगर इनके पास में प्रोडक्ट होता और ये ब्रांडिंग करके वो प्रोडक्ट बेचती, तो ये डेफिनेटली ये टॉप 50 में आ जाती। ऐसे ही हमारी और बहुत सी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, वर्ल्ड में नंबर 1 है अपने अपने लाइन में, लेकिन वो ब्रांडिंग नहीं होने से हम हमारा माल किसी और को बेच देते हैं, वो ब्रांडिंग करके आगे बेचता है, वो आगे उसको लेके जाता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। तो ये दो चीज़ तो जो उद्योगपति है, उद्यमी है, उनको करने जैसा है। उसके साथ में फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। तो गवर्नमेंट पे जो निर्भर करती है वो तो एक होता है हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एटीट्यूड। अगर हम थोड़ा सा वो एटीट्यूड यूज़र फ्रेंडली बना दें, जिससे कि वो उद्योग को प्रोत्साहन दे, खाली पेपर के ऊपर ही नहीं बट एक्चुअल में वो प्रोत्साहन दे, और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई हो, कोई गलती हुई हो, कहीं डिफ़ॉल्ट हुआ हो, तो उसको वो सुधार के, उसका कुछ पेनल्टी लगा के, कुछ भी करके उसको आगे बढ़ाए, ना कि उसको लेके बैठे रहें। तो अगर हमारे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, वो लोग थोड़े से अगर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें और यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कहना ये था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इंसेंटिव दे रहे हो, जनरसली दे रहे हो, उसके बदले थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। हमारे पास में हमारी कोई भी शिपिंग लाइन नहीं है, इंडिया की शिपिंग लाइन नहीं है। आज जो निर्यात के अंदर फ्रेट है, किराया है, सी फ्रेट है, वो आसमान को छू रहा है। वो जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज किराया हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल है। अगर हमारी खुद की शिपिंग लाइन होती, जैसे कि चाइना की है और बड़े देशों की है, तो जब मैं FIO का प्रेसिडेंट था तो हमने डिस्कशन भी किया था शिपिंग मिनिस्ट्री से और हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री से। तब ये बात भी हुई थी कि हाँ, हम अपनी शिपिंग लाइन चालू करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। वैसे ही और भी जैसे निर्यात के जो क्लस्टर हैं, तो वहाँ पर रोड बनाने, वहाँ पर और सुविधा देनी, पावर का बराबर सुचारू ढंग से पावर देना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर हम मुहैया कराएंगे एक एक करके शराब साहब, इस पे एक एक इस पे शराब साहब एक एक करके हम लोग आएंगे, लेकिन दो तीन चीजें आपने काफी अच्छा का जो मैं नोट भी कर रहा था। एक तो ब्रांडिंग पे हम लोग को काफी ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत करनी पड़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस पे एक एक करके मैं आऊंगा आगे चल के। लेकिन जो टारगेट है या फिर कहें जो कॉर्पोरेट जगत को एक चैलेंज के तौर पर दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए? सुनील सोडम साहब। मैं देखता हूँ कि ये एक्चुअली एक चैलेंज है, और कोई भी व्यक्ति एक चैलेंज देने से ही आगे बढ़ता है। तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच गोल्स कहते हैं, राइट। एक्सरसाइज में आप करते हैं, वो जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रेच करना होगा ताकि आपके मसल फाइबर टूट जाएं, नेक्स्ट लेवल पे जा सके। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात है। अभी देखिए, इसमें एक तरीका हो सकता है मर्जर्स। अभी हमारे 3 रिफाइनिंग कंपनीज है, IOC, BPCL, HPCL। तीनों को क्यों ना मर्ज किया जाए ताकि उनके कॉस्ट का एक बहुत बड़ा सेविंग हो जाए, हेड ऑफिस का कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट। सिमिलरली बैंकिंग में उन्होंने कहा कि टॉप 5 बैंक में कोई बैंक, अरे क्यों ना 10 PSU बैंक को मर्ज कर दें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल। तो मर्जर एक बहुत बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनियां की मर्जर एक बहुत बड़ा रास्ता है इसमें। दूसरी बात है कि प्राइवेटाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन के 2 तरीके होते हैं। एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास ढेर सारा लैंड पड़ा हुआ है जो नेहरू के टाइम से उनको दान में दिया गया है। अब उस लैंड को वो इक्विटी तौर पर डालकर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, तो एक आइडल लैंड का इस्तेमाल होगा, और गवर्नमेंट के लिए भी कैपिटल के तौर पर वो लैंड को इस्तेमाल करेंगे ताकि फ्रेश जाके उनको पैसा ये नहीं करेगा। वो सेकंड तरीका मैं देख रहा हूँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो FTA साइन कर रहे हैं उसके अंदर देखिए हमारे देश में कमी क्या है। हमारे पास सरप्लस लेबर है, बट काम देने के लिए उतना
इंडस्ट्रीज, ये सब नहीं है। अभी एफटी के जरिए अगर इंडिया से जाने वाली प्रोडक्ट को एक राहत मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, तो क्यों ना हम ग्लोबल एमएनसीज को आमंत्रित करें कि यहाँ आकर वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके री एक्सपोर्ट करे अपने देश को। उसमें उसमें लोकल पार्टनर की जरूरत होगी, 30% 40% लोकलाइजेशन की भी हम वहां पे ये डालेंगे, तो उस चीज से कैपिटल का भी जरूरत होगा जो अपने लेबर के लिए काम देने के लिए बहुत काम आएगी। तो ये मेरे लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर मैं देख रहा हूं कि ऐसी स्ट्रेच गोल्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट करके अचीव भी किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें मैं जो मर्जर की बात आपने कही, तो मैं जब प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद में मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कई सारी कंपनियां फॉर्च्यून 500 या फिर दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में इसलिए शामिल हो गई क्योंकि दो कंपनियां आपस में मर्ज कर गई। सिर्फ 2025 का डेटा देख रहा था कि तो सिर्फ यूरोप में 532 मर्जर एंड एक्विजिशन हुए बैंकों के बीच में ही वर्ल्ड वाइड, और इसमें फ्रांस के बीएनपी पारिबा और एचएसबीसी जो यूके वाली दोनों मर्ज होकर दुनिया के सातवां बड़ा बैंक बन गया। तो मर्जर भी एक तरीका हो सकता है, और मुझे लगता है जब सरकारी बैंकों में रिफॉर्म की बात हुई थी तो कहा गया था कि सरकारी बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा और 5 बड़े बैंक रखे जाएंगे, छोटे छोटे बैंक नहीं रखे जाएंगे। हालांकि वो कहने के बाद एक आध मर्जर हुए, फिर वो ठंडे बस्ते में चले गए। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो पॉलिटिकल कैपिटल जिसको कहते हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा जोखिम लेना पड़ेगा। अनिल पद्मनाभन साहब। लक्ष्मण जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो जो सबसे बड़ी कमी जो है हमारे उद्यमी में जो है भारत के, ये रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है इनमें। तो ये हमेशा ये एक चेकलिस्ट होती है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब सही है, लेकिन अपनी तरफ से क्या करते हैं वो रिस्क मोल लेते ही नहीं है। जो जॉन एफ कैनेडी ने एक अंग्रेजी में मैं कह सकता हूँ, आप उसको उल्लेख हिंदी में कर दीजिए। उन्होंने कहा था, एक बड़ा ऐतिहासिक स्पीच है, उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री डज फॉर यू, आस्क व्हाट यू डू फॉर द कंट्री। तो अगर हम हमें उद्यमियों से पूछेंगे तो वो हमेशा आपके लिए क्या करता है ये मत कहिए, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल। तो उद्यमी जो है रिस्क कभी लेता नहीं है, और उनका ये ऐतिहासिक रीजन जो भी होगा, आप गौर फरमाइए। मैं आज के हकीकत की बात कर रहा हूं। तो रिस्क ये लेते ही नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत ही बड़ा है। तो इनको लगता है यहाँ 25% 30% मार्जिन पे सामान बेचते हैं, ग्लोबल में compete करना इनके ये नामुमकिन है जिन तरीके से ये compete करते हैं। आप कुछ भी एक भी इंडियन गुड देख लो जो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो। अब एक ही है जो एप्पल का जो है प्रोडक्ट, उसका आईपी आपके पास नहीं है, वो एप्पल का प्रोडक्ट आप खूबी से बना रहे हो। आप फार्मास्यूटिकल देख लो, पूरा जो हमारा स्ट्रेटेजी रहा है कि सस्ते में बेचो, तो बनाओ और मार्जिन पे बेचो। अब ये जो है ना, ये इस मानसिकता से आप एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर नहीं बन सकते। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तो इसमें मैं मतलब आज दुनिया भर में गाली देते हैं अदानी को, बट एक जो कंपनी है जो रिस्क ले रहा है ग्लोबली, वो अदानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, दूसरा ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस लेवल पे कंपनीज को रिस्क लेना होगा। जैसे अभी पहले स्पीकर ने कहा, मर्जर्स एक्विजिशंस जो है, अब इसके लिए ना इन सबके लिए रिस्क एपेटाइट चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो चैलेंज है, इस चैलेंज को अपनाने के लिए पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी भारत के उद्यमियों की नहीं, हम सबको बदलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उद्यमियों को बनना पड़ेगा कि डोमेस्टिक मार्केट का कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ाइए।